जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की क्लास में आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। यह टॉपिक वैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें आप विशेष तौर से रीट और सीटी के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। रीट, सीटी और एलडीसी हाई कोर्ट में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा और पहले भी पूछे गए थे, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और इन एग्जाम में तो प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो चलिए अपन पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। वीडियो को आप पूरा देखने के बाद लाइक करना और कमेंट करके बताना। बहुत जल्दी ही अपन इस बुक के 9th और 10th, 6th, 7th, 8th पूरे के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। चलो शुरू में भूमिका देख लेते हैं। क्यों तो किसान आंदोलन हुए, फिर कौन कौन से किसान आंदोलन हुए और किस किसान आंदोलन की क्या क्या बातें हैं जहां से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक और मानसिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। हमने देखा है पिछले वाली क्लासों में किस प्रकार से राजपूत राजाओं ने मराठों और पिंडारियों से परेशान होकर के अंग्रेजों से संधियां की और संधि की तो उसके साथ में सारी शक्तियां भी किसको दे दी गई, अंग्रेजों को शक्तियां सौंप दी गई है। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हो रहा है और उसके बाद में आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन देखने को मिला है। राजस्थान में शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को तो सुरक्षित मानने लगे। वह संधि इसीलिए की है कि मराठों और पिंडारियों से परेशान होकर के अब कोई विकल्प नहीं बचा है, तो शासकों को लगा है कि अपने आप को यदि सुरक्षित रखना है तो हमें अंग्रेजों से संधि करनी पड़ेगी। और इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली तो अपने आप को सुरक्षित तो हो गए हैं तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे हैं। अब वो जनता के प्रति नहीं देख रहे हैं, बट जो अपने आप मर्जी हो रही है, जिस प्रकार से अंग्रेज चाह रहे हैं वैसे शासन कर रहे हैं। जनता का अहित हो रहा है या किस प्रकार से उन पर नीतियां जो है उनका शोषण किया जा रहा है, वो राजा अब नहीं देख रहा है। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे हैं। अंग्रेज यहाँ से जो माल, कच्चा माल वो सस्ते में खरीदते थे और फिर बाद में उनका ही पक्का माल यहाँ पर थोप देते थे कि वही खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ के जो कुटीर उद्योग धंधे थे वो सब बंद करवा दिए, बर्बाद हो गए। भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। अब कुटीर उद्योग, बाकी सब उद्योग धंधे चौपट हो गए, तो लोग किस पर आश्रित रहने लगे, भूमि पर ही, खेती पर आश्रित होने लगे। इस पर प्रतिशत बढ़ गया। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आता है। अब सारे लगभग ज्यादातर जो जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर रहने लगी है। अब खेती पर निर्भर है तो राजा महाराजाओं और सामंत जो है अत्यधिक लाग बाग लगाने लगे हैं। जितनी उपज नहीं होती थी उससे ज्यादा तो लाग बाग हो जाती थी। इसके विरोध में किसान आंदोलन शुरू हुए हैं। ठीक है।
जिसमें पहला अपन आंदोलन पढ़ रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। पहला आंदोलन हम पढ़ रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो ये वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा जिले में स्थित है और ये मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का सबसे ज्यादा जो उपज होती बिजोलिया क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी है, तो उपजाऊ मिट्टी है तो यहाँ पर जो है पैदावारी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार से थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ पर है जो बिजोलिया क्षेत्र है, एक तरफ मालवा, मेवाड़, ठीक है, मालवा के दूसरे जितने भी आसपास के राज्य हैं, गुजरात साइड वहाँ पर भी जाना चाहे तो भी जा सकते हैं, उसके बीच में आ रहा था, तो जिधर भी जाना रहता है आसानी से जा सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। ज़्यादातर लोग यहाँ खेती करते थे, उपजाऊ क्षेत्र था तो ज़्यादातर खेती करेंगे। यहाँ पे पठारी क्षेत्र है। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। प्रश्न आ जाए बिजोलिया किसान आंदोलन में या बिजोलिया क्षेत्र में ज़्यादातर किस जाति के लोग थे, तो अधिकांश थे यहाँ पर धाकड़ जाति के लोग थे। ये भी पॉइंट अपने को ध्यान रखने वाली बात है। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध है। धाकड़ जाति है, अधिक परिश्रम करने वाले, और अपने खेती में जो टैलेंट था इनका, अच्छी तरीके से खेती वगैरह भी करते थे। जाति के रूप में वे संगठित भी थे और पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक की। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक की मैं बात करूं तो संस्थापक था अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन था, तो अशोक परमार था। अशोक परमार जी कहाँ के रहने वाले थे, तो ये मूलतः जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। याद करो, एक इतिहास में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। किस किस के बीच में होता है, तो ये हुआ था मेवाड़ के महाराणा सांगा वर्सेज बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। इस खानवा के युद्ध में अशोक परमार जी ने सांगा का भरपूर सहयोग किया था। तो इसके बदले में सांगा ने बिजोलिया क्षेत्र किसको दे दिया? अशोक परमार को दे दिया। तो ऐसे बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक रहते हैं वो अशोक परमार रहते हैं। तो वहाँ से लेकर के 1894 तक की व्यवस्था ठीक थी, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। बट 1894 में जागीरदार था यहाँ का जागीरदार गोविंद दास। गोविंद दास की हो जाती है मृत्यु और नया जागीरदार बन जाता है। गोविंद दास की मृत्यु हो गई और एक नया जागीरदार बन गया कृष्ण सिंह। नया जागीरदार कृष्ण सिंह कब बन गया था? 1894 में। किसकी मृत्यु के बाद में? गोविंद दास की मृत्यु के बाद।
गोविंद दास की मृत्यु के बाद में नए जागीरदार कृष्ण सिंह बन जाते हैं। कृष्ण सिंह जागीरदार बनते ही इन्होंने किसानों पर अत्यधिक लाग बाग लगानी शुरू कर दी है। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन हम 3 भागों में करेंगे, 3 स्टेप में करेंगे, 3 चरणों में। पहला चरण 1897 से शुरू होगा जो 1915 तक चलेगा। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। पहला चरण 1897 से 1915 तक स्थानीय लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो 1915 से 1923 तक रहेगा और आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ था और अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ भी गया था। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर हुआ था दूसरे चरण में। तीसरा चरण फिर 1923 से 1941 लास्ट तक चलेगा और यह आंदोलन का पराभव काल था जो 1941 तक चला था। तो 3 चरणों में चला है, तीनों चरणों की शनि याद रखना है। पूछ सकते हैं कि पहला चरण कब से लेकर के कब तक, दूसरा चरण कब से कब तक, तीसरा चरण कब से कब तक। पहला चरण 1897 से 1915, दूसरा चरण 1915 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक। ये अपन ने 3 चरण देखे हैं। चलो, कृष्ण सिंह जागीरदार कब बना है? तो कृष्ण सिंह जागीरदार बना था 1894 में और उन्होंने किसानों पर अत्यधिक 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी थी। तो कुछ सालों तक देखा है कि अब जागीरदार बंद करेगा, यह लाग बाग बंद करेगा। तो कितने साल निकल गए? 3 साल निकल गए, लेकिन वो तो कुछ भी बातचीत कर ही नहीं रहा था। तो 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के 1000 किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठे हुए। भीलवाड़ा जिले में गिरधारीपुरा गांव है जिसमें गंगाराम धाकड़ के पिताजी का मौसर था, है ना, मौसर समझ गए, मृत्यु भोज है। तो उस मृत्यु भोज के अवसर पर हजारों धाकड़ जाति के लोग इकट्ठे हुए। गंगाराम धाकड़ के पिताजी का मौसर था और यहीं से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? तो बताएंगे गिरधारपुरा गांव से। कब हुआ? 1897 ईस्वी से। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण के संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके जो प्रतिनिधि है, उनका जो मुखिया है, उस समय जो पटेल वगैरह हुआ करते थे, वो महाराणा, देखो किसान आंदोलन हो रहा था उस समय, मेवाड़ के महाराणा कौन है? फतेह सिंह। ये भी ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो महाराणा फतेह सिंह। कि महाराणा फतेह सिंह से भेंट करके न्याय के लिए पुकार करेंगे कि यहाँ से हम शिकायत लेकर के महाराणा फतेह सिंह को कहेंगे, फतेह सिंह जी हमारी शिकायतों को सुनेंगे और उसका निवारण भी करवाएंगे, हमारी लाग बाग जो इतने लाग बाग लगाई जा रही है उसको कम करवाएंगे। न्याय के लिए पुकार करे, किंतु पुकार का कोई परिणाम नहीं निकलता है। महाराणा ने कहा, मतलब ऐसे कह दिया कि ठीक है देखेंगे करेंगे, ज्यादा कोई इन पर ध्यान नहीं दिया है। उस समय नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेजा था। ठीक है, कौन गए थे? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जी जाते हैं, बट महाराणा ने इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता और उदासीनता से बिजोलिया के शासक का किसानों विरोध नीति को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। अब ये शिकायत लेकर के गए महाराणा के पास, लेकिन महाराणा ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, जिससे जागीरदार का हौसला और बढ़ जाता है कि हमारी शिकायत लेकर के वहां गए थे, देखो महाराणा के आप शिकायत कर भी दोगे तो भी कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा वहां का बिजोलिया का जागीरदार कह रहा है। बिजोलिया जागीर का किसान पहले विभिन्न प्रकार की लागू से बोझ से दबा हुआ था। बिजोलिया का जो किसान है वो पहले कई प्रकार के लाग बाग भर ही रहा था, और 1903 में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर और लगा दिया है, चौवरी कर। ध्यान रखेंगे, एक तो कब लगाया है, 1903 ईस्वी में। किसने लगाया, वो ही कृष्ण सिंह ने, ठीक है। चौवरी कर और लगा दिया। चौवरी कर में क्या होता है कि हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस समय 13 रुपए भी बहुत भारी होता था, ठीक। जो पहले टैक्स दे रहे हैं वो तो है ही है, उसके अलावा आपको चौवरी कर और देना पड़ेगा। तो कुछ किताबों में 5 रुपए का भी साक्ष्य मिलते हैं। ये ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर के नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। मतलब जिनकी भी लड़की की शादी करनी थी तो वह महाराणा जो है जागीरदार, उसके सामने जाकर के नतमस्तक करेगा, उनसे आशीर्वाद लेगा। ऐसा मतलब जागीरदार ने बहुत अत्याचार कर रहा था किसानों पर। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। ये तो बहुत गलत बात है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। किसानों ने इसका मुख्य विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया था। 1903 में कर लगाया तो कहा कि ठीक है, हम तो ये तो कर तो नहीं देंगे, हम लड़कियों की शादी नहीं करेंगे, लेकिन ये टैक्स नहीं देंगे। जब आप इस कर को समाप्त करेंगे तो ही हम लड़कियों की शादी करेंगे। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियासतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। तो फिर 2 सालों तक जब लड़के विवाह भी नहीं किया और जागीरदार की भूमि पर खेती करना भी छोड़ दिया था, तब जागीरदार को लगा कि ऐसे तो अपनी जमीन पड़ी रह जाएगी, कुछ भी उपज नहीं होगी, और कुछ उपज होगी नहीं तो अपने को टैक्स कुछ भी मिलेगा ही नहीं। तो 1905 में किसानों के साथ मिलकर के एक समझौता कर लेता है और इस टैक्स को वापस समाप्त कर लेता है। तब ज़्यादा तो संतुष्टि नहीं मिली है, ज़्यादा तो टैक्स कम नहीं किया है, बट किसानों को ये थोड़ा मोटिवेट मिला है कि इस प्रकार से यदि अपन एकजुट रहेंगे और शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो हम सभी करों को, सभी प्रकार की जो टैक्स हैं जो अपने ऊपर बोझ डाला जा रहा है, उसको हम एक दिन माफ करवा करके रहेंगे। देखो 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1894 में बना था, 1906 में कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया, मृत्यु हो जाती है। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना है। तो पृथ्वी सिंह जागीरदार कब बनता है, 1906 में बना है, यह नया जागीरदार बना है। उस समय मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदी के रूप में नई रकम का भार जनता पर डाल दिया गया। तो प्रश्न आ जाए कि तलवार बंदी जो शुल्क है, उत्तराधिकारी जो शुल्क है, ये किसने लगाई है, तलवार बंदी उत्तराधिकारी शुल्क, तो हम बताएंगे पृथ्वी सिंह ने लगाई है। पृथ्वी सिंह कब बना है, 1906 में। हाँ, किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया।
किसानों ने जब बोला कि हम ये तो टैक्स नहीं देंगे, तो जागीरदार क्या कर रहा है, अब वो किसानों के साथ जो है शक्ति का रुख अपना रहा है, उनको जागीर भूमि से निकाल रहा है। जो जो यहाँ पर टैक्स नहीं देगा, निकलो यहाँ से, हमारी जागीर भूमि से निकलो, ऐसा करने लग गया। दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवानिवृत्त कर दिया। यहाँ पर जो साधु सीताराम दास थे उनको भी पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया और अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया है। ऐसा काम करने लगे। अब तो 1914 में पृथ्वी सिंह जी भी चला जाता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है और नया जागीरदार बन जाता है केसरी सिंह। अब केसरी सिंह नया जागीरदार बन रहा है। यह अल्पवयस्क था, इसलिए जो जागीरी प्रशासन है कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कंट्रोल में चला जाता है। किंतु सरकार को फिर भी कोई खास फायदा नहीं होता। जागीरदार से उम्मीद थी कि वो कम करेगा, जागीरदार कम नहीं की, तो फिर महाराणा से उम्मीद था कि अब तो महाराणा करता धरता हो रहा है तो वो तो अपनी शिकायतें सुनेगा और जो लगान है टैक्स वो कम करेगा, किंतु नहीं की। किसानों को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इस हालात में इस प्रकार आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हो जाता है। अब आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ हुआ जब 1916 में विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। अब भूप सिंह जी जुड़ रहे हैं, विजय सिंह जी पथिक आंदोलन से जुड़े हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। विजय सिंह पथिक, जिनको भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है और जन्म गुटावली गांव बुलंदशहर में हुआ था, जो अपन पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। विजय सिंह जी पथिक सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया और आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रसारणी सभा का गठन किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिजोलिया में विद्या प्रसारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है यह प्रश्न और आगे भी ये पूछा जाएगा। विद्या प्रसारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया, जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। ये जिस क्षेत्र है जिनकी स्थापना की, ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा जी, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने के एक सरकारी पद पर कार्यरत थे और पथिक जी से विजय सिंह जी पथिक जी के संपर्क में आए और इन्होंने पथिक जी से प्रभावित होकर के ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया और पथिक जी से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ले ली है। पथिक जी से कि मैं आजीवन देश की सेवा करता रहूंगा। पथिक जी के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट जाते हैं माणिक्यलाल जी वर्मा भी। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। साधु सीताराम दास ऊपर भी आया था, जो यहाँ पुस्तकालय में कार्य करते थे, लेकिन इनको जब तलवार बंदी कार इनका विरोध किया तो उनको निकाल दिया था। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कह करके संबोधित करते थे। फिर किसानों को मोटिवेट कर रहे थे और बता रहे थे कि अपने को कुछ भी हो जाए, जो टैक्स लगाया जा रहा है, अपने साथ जो अन्याय किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, एक दिन जागीरदार और महाराणा को झुकना पड़ेगा और ये जो जितनी लाग बाग लगा रहा है अपने संगठित होकर के रहेंगे
तो जरूर वो लाख बाग सब माफ करवाएंगे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। जो किसान है, वो किसान जो विजय सिंह जी पथिक के आदेश देते थे, जो भी कार्य सौंपते थे, जो भी आदेश देते उनका, सभी किसान उनका पालन करते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक जी ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया है। जब लोगों से जुड़े, उनसे अलग अलग लोगों से बातचीत की, सब लोगों ने अपनी बातें बताई है कि किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है हमारे ऊपर। इनसे परिचित सबसे जान करके फिर पथिक जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं किसानों के साथ में, तो फिर इसको सक्रिय बनाने का निर्णय लिया है। 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजाया गया। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1917 में है। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक जी के द्वारा। पथिक ने किसानों को युद्ध में चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। कहा कि अब जो प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध भी होने जा रहा है और इसके अलावा दूसरे जो छोटे मोटे युद्ध भी कर रहे हैं, तो आपसे युद्ध का चंदा मांगे तो कोई भी किसान युद्ध का चंदा नहीं देगा। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार भी नहीं करेंगे। बेगार यानी जो पहले वहाँ पर काम करते थे, फिर वहीं केवल खाना वाना देते थे, कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलता था, तो ऐसा भी हम नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। कहा कि हम बिना पेमेंट के तो मजदूरी नहीं करने वाले हैं। इस पर ठिकाने के कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। तो यह भी ध्यान रखना, नारायण जी पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे और ठिकाने के जो प्रशासक है वो भयभीत हो गया। जब सारे किसान आ रहे थे तो उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी कि जब सारे किसान मिल करके वहाँ बिजोलिया गए, नारायण जी पटेल को कैसे जेल में रख दिया, तो वहाँ का जो ठिकाने का प्रशासक था वो कहा कि अब क्या होगा, उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। ऐसे किसानों की पहली विजय हुई थी कि बिजोलिया के यहाँ का जो शासक है, ठिकाने का प्रशासक, उनको भी झुकना पड़ा इस टाइम पे। यस, पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र, ध्यान रखना भी, बिजोलिया किसान आंदोलन को सर्वाधिक चर्चा में बनाने वाला समाचार पत्र कौन सा है? प्रताप समाचार पत्र, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। और इस प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इनसे संपर्क किया और कहा कि बिजोलिया क्षेत्र में किसानों के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है, वो खबरों को आप अखबार में छापो। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया, जो गणेश शंकर विद्यार्थी है, उन्होंने जो समाचार पत्र है प्रताप, उसमें बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। जब प्रताप के अंदर समाचार पत्र के अंदर ये खबरें छपी तो पूरे देश में बिजोलिया की खबरें प्रकाशित होने, मतलब वहाँ की खबरें पहुंच गई थी कि बिजोलिया में किस प्रकार से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक जी को मुंबई आमंत्रित किया। जब गांधी जी को भी पता चला कि बिजोलिया में इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, तो उन्होंने विजय सिंह पथिक जी को बुलाया मुंबई। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए गए अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, तो गांधी जी भी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था।
गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया था। गांधी जी ने भी कहा कि महाराणा से भी आपने जो भी लाग बाग लगा रहे हैं, जो जिस प्रकार से भी किसानों का शोषण कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायत देने के पक्ष में नहीं थे। पहले तो ब्रिटिश सरकार जो है मना कर दिया है कि हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको रियायती नहीं मिलेगी, नहीं देंगे। बट स्नेह स्नेह स्थिति में परिवर्तन आने लगा। जब एक तरफ समाचार पत्रों में खबरें चल रही है, विजय सिंह जी पथिक किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं कि अपन टैक्स जो है कम करवा करके रहेंगे, इधर गांधी जी का चल रहा है, तो अंग्रेजों को भी अब लगा है कि हम बोला था कि हम आपका टैक्स कम करेंगे। अगस्त 1920 में भारत में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जो 1921 में एक भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए, कि एक असहयोग आंदोलन भी चल रहा भारत में, और यदि बिजोलिया के किसान भी इस प्रकार का आंदोलन कर दिए और लोगों को मतलब रहेगा कि किसानों पर किस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोग न जुड़ जाए इस आंदोलन से। इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत कर लिया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठित किया गया। समिति का नाम ध्यान रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का भी गठन किया गया। नाम क्या था? बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो ध्यान रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। हाँ, तो एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें एजीजी रॉबर्ट होलैंड, ये आंदोलन चल रहा था उस समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट होलैंड थे। और उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा गया था। इनको इस समिति में रखाया। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायतों के बीच में एक समझौता होता है। ठिकाना और जो किसानों की पंचायत थी उसके बीच में समझौता हो रहा। कब? फरवरी 1922 में, कि हम आपको ये टैक्स थोड़े दिनों बाद में कम कर देंगे, ऐसा एजीजी ने कहा था, होलैंड ने कहा था। एजीजी होलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा, कहा कि बिल्कुल किसान मांग कर रहे हैं वो सही मांग कर रहे हैं। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 से लाग बाग वो समाप्त कर दी गई है। 35 प्रकार की लाग बाग कहा कि ये ज्यादा ही ली जा रही है, समाप्त कर दी जाए। इस प्रकार 1922 में किसान आंदोलन एक बार के लिए समाप्त हो जाता है। ठीक है, कब? 1922 में। वैसे कंप्लीटली स्तंभ तो जो समाप्त 1941 में होगा। यहाँ पर जो है होलैंड 35 जो लाग बाग है उसको समाप्त कर रहा है। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौता के प्रति उदासीन होने लगा। अब असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो गया तो एजीजी भी है वो समझौते घोषणा करके तो चला गया, बट अब उसको लागू नहीं कर रहा है। तो बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लाग बाग लगा दिए, वापस लगा दिए और लगान की मांगे भी बढ़ा दी गई है। 1923-26 के समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा था। कोई नेतृत्व करने वाला अब नहीं रहा है, अब यहाँ पर कोई बताने वाला भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा ही लाग बाग लगाई जा रही थी। तो मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा जी भी उपस्थित हुए। पथिक जी ने किसानों को वीरानी भूमि छोड़ने अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु असफल रहा था।
कहा कि जो वीरानी भूमि है उसको आप छोड़ दीजिए और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन जारी रखो, बट इस समय नहीं चल पाया। और 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर के महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप एक समझौता होता है। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, जो है प्रशासक उसने समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको लागू नहीं कर रहे हैं। बट मेवाड़ प्रजामंडल का आंदोलन व्यापक प्रचार हो रहा था इस टाइम पे, तो इसी भय से किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, जो मेवाड़ प्रजामंडल किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ पहल आवश्यक थी। तो 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा कि आप जाइए, और उन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया और किसानों को अपनी जमीनें वापस दे दी। और इस प्रकार से भारत माता की जय के साथ में किसान आंदोलन समाप्त होता है, जो 44 वर्षों तक 1941 में समाप्त हुआ था, 1897 में चला है 1941 तक। 44 वर्षों तक चलने वाला देश का सबसे लंबा और अहिंसात्मक तरीके से चलने वाला किसान आंदोलन था। ये पढ़ा हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी लाइनें इम्पोर्टेंट है। आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, यदि याद नहीं है तो आप 5 बार पढ़ो। एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा कम टाइम लगेगा। जब आप इसको 3, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ लोगे तो प्रत्येक लाइन आपको याद हो जाएगी। और जब आप एग्जाम में बैठोगे, जैसे क्वेश्चन आएगा, तुरंत आपका आंसर दिमाग में आ जाएगा कि ये चीज तो हम पढ़ रखी है, अब इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से एक बार वापस देख लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। फिर बात करें तो 1894 में गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है और कृष्ण सिंह नया जागीरदार बन जाता है। और फिर उसके बाद में किसान आंदोलन शुरू होता है। पहला चरण 1897 से 1915 तक, इसमें स्थानीय नेताओं के द्वारा ये नेतृत्व किया गया। दूसरा चरण 1915 से लेकर के 1923 तक राष्ट्रीय स्तर पर, व्यापक स्तर पर चला था। और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ से शुरू होता है, कब शुरू हुआ है? 1897 में शुरू हुआ, गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिताजी के मोसर से। और फिर यहाँ पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा था, बट कोई परिणाम नहीं निकला। तो जागीरदार के हौसले और बढ़ जाते हैं। उन्होंने फिर 1903 में कृष्ण सिंह चौरीकर लगाया। चौरीकर जो लड़की के विवाह पर 13 रुपये या कुछ किताबों में 5 रुपये भी मिलता है। तो किसानों ने इसका विरोध किया। 2 वर्षों तक कन्याओं की शादी नहीं की, जागीर भूमि को छोड़ करके जाने लगे। तो फिर जागीरदार ने किसानों से समझौता करता है, कुछ नाम मात्र की रियायतें दी गई है, जिससे किसानों का हौसला बढ़ता है। फिर 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। नया जागीरदार पृथ्वी सिंह बन जाता है। इन्होंने तलवारबंदी कर लगाया है। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया तो उनको जेल में डाल दिया कई लोगों को। फिर 1914 में पृथ्वी सिंह जी भी चल बसता है और नया जागीरदार केसरी सिंह बन जाता है। और फिर दूसरा चरण शुरू हो रहा है 1915 के एंड में, 1916 के आसपास विजय सिंह पथिक जी आ जाते हैं और इन्होंने व्यवस्थित रूप से चलाना शुरू किया है और बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया है। ठीक है, माणिकलाल वर्मा जी इनके संपर्क में आ जाते हैं और इन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड, साधु सीताराम दास से भी प्रभावित हुए लोग इनको महात्मा जी कहते हैं, विजय सिंह पथिक जी को। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की है। और फिर बाद में नारायण जी पटेल नाम आ गया है। प्रताप समाचार पत्र, ध्यान रखना, प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हो रहा था? कानपुर से। और इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। गांधी जी भी इनको बुलाया था विजय सिंह पथिक जी को।
फिर अंग्रेज धीरे धीरे ध्यान देने लगे और इधर असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तो अंग्रेजों को लगा कि बिजोलिया के किसानों को कैसे भी करके शांत करना है। तो क्या कर रहे हैं, एजीजी हॉलैंड और सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंटी विक्लिंसन और दीवान प्रभात चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को भेजा। 1922 में समझौता होता है, 35 लाख बाग को समाप्त किया। लेकिन रियासत जैसे असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और वापस लगा दिए लाख बाग। फिर रामनारायण चौधरी जी, माणिकलाल वर्मा जी के नेतृत्व में आंदोलन चलने लगा है और 1931 में जमनालाल बजाज भी आ जाते हैं। फिर 1941 में ये आंदोलन समाप्त होता है। ये मुख्य बातें हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। चलो आगे बात करते हैं। अगला बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन, तो बेगू भी कहाँ पड़ता है, मेवाड़ रियासत का, मेवाड़ रियासत में है, ये चित्तौड़ में है अभी बेगू। जिस प्रकार से बिजोलिया में जो लाग बाग वगैरह ज़्यादा लगाई जा रही थी, वैसे यहाँ पर भी लगाई जा रही थी। तो यहाँ पर भी वही कारण था किसान आंदोलन का। तो बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर के बेगू के किसानों ने भी अनावश्यक और अत्यधिक करू, लाग बाग, बैठ बगार, सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण जी चौधरी के नेतृत्व में 1931 में आंदोलन शुरू होता है। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, राम नारायण चौधरी ने। और इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, 1921 में। बेगू के किसान 1921 में मैनाल के बेरू कुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए हैं। यहीं से बेगू किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। मैनाल के बेरू कुंड नामक स्थान पर सभी इकट्ठे हुए हैं और कहा कि जैसे बिजोलिया में एक आंदोलन चल रहा है, तो हमारे को भी इसी प्रकार से नेतृत्व करते हुए एक आंदोलन चलाना है। और जो जागीरदार अपने ऊपर अत्यधिक लाग बाग लगा रहा है, तो इसको समाप्त करवाना है। सामंती दमन का चक्र चलता रहा। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ की सेना की गोलीबारी से शहीद भी हो गए हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था, तो आंदोलन में फिर किसानों ने कहा कि देखो हम यहाँ पर जांच करेंगे, वाकई में लाग बाग ज्यादा लग रही होगी तो हम माफ करेंगे। तो एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग है, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग का गठन किया, किस लिए किया गया कि वाकई में किसानों पर ज्यादा लाग बाग लगाई जा रही है या नहीं लगाई जा रही। तो 1923 में किसानों की सभा हो रही थी, जिसमें ट्रेंच आयोग के सैनिकों ने गोलियां चलाने से रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा रूपाजी व कृपाजी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो हम बताएंगे बेगू किसान आंदोलन से है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़। लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेगू के जो ठिकानेदार है, कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, उसे अमान्य कर दिया गया। यहाँ के जो ठिकानेदार था अनूप सिंह, बेगू ठिकाने के ठिकानेदार कौन था, अनूप सिंह। अनूप सिंह और किसानों के बीच में समझौता भी होता है, लेकिन मेवाड़ सरकार ने उसको ठुकरा दिया कि नहीं साहब, आप कैसे समझौता करते हैं, हम यहाँ से मेवाड़ से आएगा वहाँ से जो कितनी टैक्स लेनी करनी वो। किंतु मेवाड़ सरकार को दबा नहीं सकी है। क्या लाइन थी, कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को नहीं दबा सकी है। जो समझौता किया उसको दबा दिया था, लेकिन आंदोलन को नहीं दबा सका। बेगू के ठाकुर, चलो ये नाम आ गया, ध्यान रखना, अनूप सिंह। अनूप सिंह
और राजस्थान सेवा संघ उस समय जो आंदोलन का जो काम देख रहे थे वो राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के द्वारा देखा जा रहा था। तो राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ है, उसको बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई है। बोल्शेविक समझौता, ये भी ध्यान रखना, बोल्शेविक समझौता का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो बेगू किसान आंदोलन से है। ठीक है, तो ये है बेगू किसान आंदोलन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, बेगू किसान आंदोलन, बेगू मेवाड़ में पड़ता है, 1921 में चला। नेतृत्व किसने किया, रामनारायण चौधरी ने। और ये कहाँ से शुरू हुआ, तो 1921 में मैनाल के बेरुकुंड नामक स्थान से। 1923 में रूपाजी कृपाजी किसान जो शहीद हो जाते हैं ट्रेंच आयोग की गोलियां चलाने से। और एक ठिकानेदार कौन था, अनूप सिंह। और एक बोल्शेविक समझौता, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन, भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है, जागीरदार वगैरह कम थे, मतलब 95% सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। जहाँ 5 जातियां, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर, मेव, ये 5 जातियां रहती थी और कमोबेश समान हैसियत रखती थी। सब अपना अपना बराबर हिस्सेदारी रख रहे थे। भरतपुर राज्य में 1931 में एक नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया 1931 में, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हो गई है। जो भी लगान ली जा रही थी उसमें बहुत ही ज्यादा ही वृद्धि हो गई थी। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। लंबरदार होते थे जो किसानों का जैसे नेता समझ लीजिए, है ना। जो भी किसानों की मांगे वगैरह होती थी वो लंबरदारों के माध्यम से रखी जाती थी। तो इसका लंबरदारों ने इसका विरोध किया। जब राज्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को बोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। बोजी लंबरदार, ध्यान रखना भी, ये बहुत बार पूछ लिया, फर्स्ट ग्रेड में आ गया है, वन रक्षक में पूछ लिया, बोजी लंबरदार है, आगे भी पूछा जाएगा। बोजी लंबरदार का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो भरतपुर किसान आंदोलन से है। तो 500 किसानों को एकत्रित किया। बोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण किए। नवंबर 1931 में बोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये था भरतपुर किसान आंदोलन। ठीक है, छोटा ही है, तो 1-2 बार पढ़ोगे तो आराम से आप ये नाम याद रह जाएगा। मेव किसान आंदोलन, मेव, और अलवर और भरतपुर में जहाँ मेव जाति रहती है तो वहाँ पर है मेवात क्षेत्र मेव जाति, वहाँ पर भी किसान आंदोलन हुआ था, मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आएगा, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक जो संस्था है वो किस रियासत से संबंधित है, तो अलवर रियासत से है। इसकी स्थापना कब हुई, 1932 में। किसके द्वारा की गई है, तो मोहम्मद हादी ने इसकी स्थापना की है। स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है गुड़गांव के चौधरी यासिन खान द्वारा किया गया है। ठीक है, यासिन खान ने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया है। जो राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य को शामिल किया तो उसमें कहा कि अब ये आदमी आ गया है और ये कहेगा वैसे हम कर देंगे, टेंशन मत लो।
इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि और उग्र हो जाता है। भाई जो लगान ले रहे हैं वो तो कम कर ही नहीं रहे हैं कि हम यहाँ पर है राज्य की जो काउंसिल है उसमें एक मुस्लिम सदस्य ले लिया, ये जो कहेगा वो हम ऐसे कर देंगे। 1937 ईस्वी में जब बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठित किया गया। 1937 में बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक समिति गठित की गई। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों के छूट के साथ सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। ये था मेव किसान आंदोलन, जिसमें एक तो ये अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो संस्था है बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक आपको चौधरी यासीन खान आप विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अलवर का किसान आंदोलन। अलवर का किसान आंदोलन एवं नीमूचना हत्याकांड। अलवर में किसान आंदोलन और नीमूचना हत्याकांड। अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिला करके रोंदों में पाला जाता था। यहाँ पर जो जंगली सुअर है उनको अनाज खिला करके पाला जाता है। ये सुअर फिर क्या कि राजा जी ने, ये सुअर है किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते थे, और इनको मारने पर भी रियासत सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी कि जो जंगली सुअर है उसको कोई नहीं मार सकता है, और उनको पाला जा रहा था। तो ये सुअर क्या करते थे, किसानों की फसलों को खराब कर देते थे, नष्ट कर देते थे। तो सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। तो प्रश्न आ जाए कि किस रियासत में सुअरों की समस्या को लेकर के किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो अलवर किसान आंदोलन शुरू होता है। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सुअर मारने की इजाजत दे दी है। शुरू में ऐसे चला था, शुरू में सुअर मारने की समस्या को लेकर के आंदोलन शुरू होता 1921 में। तो जय सिंह ने वापस कहा कि ठीक है भाई, आप नहीं मान रहे हैं तो मार देना बस, और आंदोलन शुरू में समाप्त हो जाता है। ठीक, फिर 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों में वृद्धि कर देता है, लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचना में एकत्रित हुए हैं। इस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की है। नीमूचना गांव में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें छाजू सिंह ने, ध्यान रखना, गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था, छाजू सिंह ने आदेश दिया था। और इस छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। ठीक है, कि जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, और यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश छाजू सिंह दे रहा है। ये अंग्रेजों के नौकर थे। देखो, एक भारतीय होते हुए भी भारतीयों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे रहा है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। तो नीमूचना गांव में किसानों की जो सभा हो रही थी, नीमूचना कब हो रही थी, नीमूचना गांव में 14 मई 1925 में। आपके जो प्रश्न आएगा ना थर्ड ग्रेड में, सीईटी में तो देखो 12th लेवल में तो सीधा सीधा फैक्ट पूछे जाएंगे, बट थर्ड ग्रेड का जो पेपर होगा उसमें आपको 4 घटनाएं देंगे, फिर उनको कालानुसार क्रम में जमाना होगा। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, आप देख लेना। तो ये एक जो 4 आएगा उसमें एक ये भी मिलेगा आपको नीमूचना वाला। तो 14 मई 1925 को ये घटना हो रही है, और सभा पर अनेक मशीनों गनों से मतलब अंधाधुंध फायरिंग की, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी
अधिक विभत्स बताया रिकार कि उससे भी ज़्यादा भयानक है, और उसे डायरवाद गहरा और व्यापक की संज्ञा दी। ड्यूरिज्म में डायरोसाई की संज्ञा दी है कि जब वो घटना हुई थी तब जनरल डायर और अंग्रेजों ने माफिया मांगी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में कि हम ऐसी घटना वापस कभी नहीं होने देंगे, लेकिन वापस ऐसी घटना हो रही है। तो दोहरी डायरशाही की, ड्यूरिज्म में डायरशाही की संज्ञा दी है। तो प्रश्न आ जाए, गांधी जी ने कौन सी घटना को दोहरी डायरशाही कहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड को। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। ये था अलवर का किसान आंदोलन और नीमूचना हत्याकांड। चलो आगे बात करते हैं बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बूंदी राज्य में बिजोलिया और बेगू में किसानों के समान बूंदी के राज्य में किसानों को भी अनेक प्रकार की लाग, जिसमें लगभग 25 लाख भाग ली जा रही थी, बेगार और ऊंची दरों पर लगाम की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेगू किसानों के आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित हुए यहाँ के लोग। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1923 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े हुए बूंदी राज्य में बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। तो इस बूंदी किसान आंदोलन को एक बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। बरड़ किसान आंदोलन, क्योंकि यहाँ पर बरड़ क्षेत्र में सबसे पहले आंदोलन शुरू हो रहा है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं हाड़ौती के गांधी के नाम से जाने जाने वाले पंडित नैनूराम शर्मा। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने किया था। यस, बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्यधिक अत्याचार आरंभ कर दिए हैं। बूंदी राज्य के इन किसानों पर अत्यधिक अत्याचार आरंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रही दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई है। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हो रही थी। 2 अप्रैल 1923 बूंदी में एक गांव पड़ता डाबी गांव, वहां पर किसानों की सभा हो रही थी और इस सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया और गोलियां भी चलाई गई है। यहाँ पर गोलियां चलाने का जो आदेश दिया था पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने आदेश दिया था, जिसमें नानक जी भील और देवा गुजर शहीद हो गए थे। तो प्रश्न आ जाए, नानक जी भील और देवा गुजर का संबंध किस घटना से है? तो डाबी कांड से है या बूंदी किसान आंदोलन से है। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया गया। लाग बाग और बेगार में कुछ रियायतें भी दी गई है। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, परंतु वे आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू होता है। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में स्थित कुंडलेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुजर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधित्व का एक विशाल सम्मेलन हुआ, जहां एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई कर में कुछ छूट दी गई और युद्ध ऋण की वसूली शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया गया और आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन्हें भी छोड़ दिया गया। इस प्रकार
बूंदी किसान आंदोलन और बरड़ किसान आंदोलन भी होता है समाप्त। तो हमने आज की क्लास में कौन कौन से किसान आंदोलन पढ़े? बिजोलिया के बाद में बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन के बाद में हमने अलवर का किसान आंदोलन पढ़ा है। अलवर में मेव भरतपुर का आया ना, भरतपुर के बाद में मेव, उसके बाद में अलवर किसान आंदोलन नीमूचना हत्याकांड और बूंदी किसान आंदोलन पढ़ा है। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।